तो स्टूडेंट्स अब हमारा ये एक्सप्रेशन बन चुका है। अब इसमें आप देखो तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म में हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टर्लिंग थ्योरम हमारे पास क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है कि log n फैक्टोरियल जो होता है वो n log n माइनस n के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट इसमें है क्या कि जो टर्म log के साथ है पहले वो टर्म आगे आएगी, फिर वही टर्म log के साथ आएगी बट विदाउट फैक्टोरियल, फिर माइनस में वही टर्म आएगी बट फैक्टोरियल नहीं लगेगा। गॉट माई पॉइंट। अब इसी एक्सप्रेशन का यूज मैं इन तीनों टर्म्स के लिए यूज कर रही हूं स्टूडेंट्स। वो देखो, ये देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो log के साथ टर्म है वो एज सच यहां पे आ गई साथ आगे, फिर वो log के साथ आएगी, फिर माइनस, अब ये 2 सभी टर्म्स के साथ है तो यहां पे भी मल्टीप्लाई में आएगा, फिर n/2 एज सच। सेम ऐसे आप इसके साथ भी अप्लाई कर दो और इस टर्म पे भी आप अप्लाई कर दो, तो हमारा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अब हम इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो n/2 प्लस के हैं, तो दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस n बन जाएगा, और यहां पे आपके पास माइनस n है, तो ये वाली सारी टर्म इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगी और प्लस x माइनस x से कैंसिल आउट हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। तो हमारे पास क्या रह गया, log px प्लस n log n/2, और ये टर्म कैंसिल हो चुकी है, फिर माइनस n/2 प्लस x log n/2 प्लस x, ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो चुकी हैं, माइनस n/2 माइनस x log n/2 माइनस x, और ये वाली टर्म भी हमने कैंसिल आउट कर दी है। तो हमारा एक्सप्रेशन जिसमें जो टर्म्स रहेगी वो बन जाता है ये दिस वन स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें यही टर्म्स रह गई हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो आपके पास ये टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मीन्स हमें इनकी सीरीज को ओपन करना है, और आपको पता है log 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की सीरीज क्या होती है, तो मैं इन दोनों टर्म्स को उस तरीके से सॉल्व करती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले मैं इस टर्म को पिक कर रही हूँ log n/2 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट मैंने log 1 प्लस एक्स का कुछ टाइप इसकी सीरीज बनानी है, तो सबसे पहले मैंने इस फैक्टर को कॉमन निकालना है। ठीक है, तो मैंने इस फैक्टर को बाहर निकाल लिया, तो यहां पे 1 रह गया और यहां पे 2x/n। अब आपको पता है log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस बी, तो log a प्लस log b, ये सारी टर्म आ जाएगी। गॉट माई पॉइंट। अब ये चीज क्या बन गई, 1 प्लस दिस, तो आपको पता है इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले आपके पास ये चीज अगर ऐसे लिखी हो log 1 प्लस ये कुछ फैक्टर है, जनरली क्या होता है log 1 प्लस एक्स ऐसे लिखा होता है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा log 1 प्लस 2x/n, तो इसका एक्सप्रेशन बनता है टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स log 1 प्लस एक्स होता है x माइनस x²/2 प्लस x³/3 सो ऑन। अगर यहां भी आप ध्यान से देखो तो इस टर्म को आप पूरे को x मान लो, तो पहले ये टर्म एज इट इज, फिर इस टर्म का स्क्वायर और साथ में 1/2, फिर इस टर्म का क्यूब साथ में 1/2, इस तरीके से आप इसको सोन कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन, ये जो सीरीज थी log n/2 प्लस एक्स, इसका एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता है ये। अब बात रही इसकी, तो इसको भी हम सेम ट्रीटमेंट ही देंगे स्टूडेंट्स, बस फर्क कितना है कि इसमें log 1 प्लस एक्स बन रहा है, इसमें क्या बनेगा log 1 माइनस एक्स। देखो कैसे, तो स्टूडेंट्स log n/2 माइनस एक्स को भी सेम मैंने वैसे ही किया, n/2 कॉमन आ गया, 1 माइनस 2x/n, फिर उसके बाद आपने log a इंटू बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये चीज बन गई। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्म तो वही बन रही है, बस फर्क कितना है कि प्रीवियस टर्म में 1 प्लस 2x/n था, यहाँ पे 1 माइनस 2x/n है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके इक्विवेलेंट मैंने ये सीरीज लिख दी, सेम वैसे ही चल रहा है, बस x के प्लेस पे, यहाँ पे x था ना, यहाँ पे मैंने माइनस x की टर्म्स लिख दी, तो अब यहाँ तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो माइनस टर्म बाहर नहीं आएगी, बट क्यूब में ये चीज बाहर आ जाएगी। गॉट माई पॉइंट। अब इस कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं लिखती हूं log 1 माइनस 2x/n का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसको हम अपने मेन एक्सप्रेशन में पुट कर देते। दिस वन स्टूडेंट्स, मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये ली है। अब मैं इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये मेन इक्वेशन में पुट कर रही हूं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा दिस वन स्टूडेंट्स। मैंने अब वैल्यू पुट कर दी है, अब मैं इन टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देती हूँ, तो आप खुद देखो log pmax
n log n/2 ये वाली टर्म एज सच। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कर दी, सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो स्टूडेंट्स इसमें से कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगी। जैसे आप ये देख सकते हो -x + x कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से देख लेना, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं जस्ट उनको कैंसिल आउट करके हमारा एक्सप्रेशन जो बच जाएंगे टर्म्स वो ये। दिस वन स्टूडेंट्स हमारे पास ये टर्म रह जाएंगी log px = log pmax - 2x² n। अब मैं pmax की टर्म को इधर लेकर आ रही हूं। अब इसमें हम इन दोनों टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, log px / log pmax, और ये टर्म यहाँ पे एज सच है। अब स्टूडेंट्स मुझे रिलेशन में करना क्या था, आई want to find the relation between x and n/2। तो यहां मुझे n/2 की फॉर्म चाहिए, तो मैंने क्या किया, n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और n/2 से डिवाइड कर दिया। गॉट माई पॉइंट। तो इस n/2 को मैंने एज सच यहां साइड में रख लिया, दिस वन स्टूडेंट्स, और इस टर्म को इस तरीके से स्क्वायर करके रख लिया। अब अगर आप दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी px = pmax e⁻ दिस वन। गॉट माई पॉइंट। अब इसको आप ऊपर भी लेके जा सकते हो 2x/n का स्क्वायर। अब बार बार इस टर्म को ना लिखना पड़े तो मैंने इसको लिख दिया f। ठीक है, 2x/n को मैं f से डिनोट कर रही हूं स्टूडेंट्स। अब ये f आपको बता क्या रहा है, इट डिटरमाइंस फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम अ मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अब आप देखो x आपको बता रहा था कि कितने ज्यादा आपने मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देती हूँ। तो स्टूडेंट्स n/2 हमने लिया था और फिर n/2 + x दिया था। अगर आपको ध्यान हो तो x क्या था, x वो एटम्स थे जो हमने एक्स्ट्रा 1 में डाले थे और सेकंड से एलिमिनेट किए थे। अगर मैं x को n/2 से डिवाइड कर रही हूं तो मीन्स मैं फ्रैक्शनल डेविएशन बता रही हूं ना, कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से आप कितना फ्रैक्शन मूव कर रहे हो। गॉट माई पॉइंट। स्टूडेंट्स ये रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, px / pmax e⁻ f² n/2। अब यहां से हम ये चीज ग्राफिकली भी बताएंगे और डाटा से भी बताएंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो px डिक्रीज होगा। और हम यही तो चाहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अगर और कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिस्टम में आप लेकर चलो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल डिस्कशन करती हूँ आपसे। न्यूमेरिकली स्टूडेंट्स मैंने 3 केस लिए हैं। एक बार n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10⁵, फिर 10⁻10 और फिर 10⁻12। सबसे पहले मैं 10⁵ की बात करती हूँ स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे हमने ये सभी वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो हमारे पास ये आ रहा है कि px की वैल्यू जो है pmax / दिस वन। अगर आप 10⁻10 लेते हो तो डिवाइड में देखो 5000 आ गया आपके पास। गॉट माई पॉइंट। अगर आप 10⁻12 ले रहे हो तो आपके पास जो डिवाइड में पावर जाएगी वो ये जाएगी स्टूडेंट्स। इसका मतलब हुआ कि पावर इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स px विल डिक्रीज। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन अदर देन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन विल डिक्रीज। मीन्स n बढ़ने पे सिर्फ pmax की प्रोबेबिलिटी ही सबसे ज्यादा आ रही है, जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, या ये कह दो जो हाफ आपने डिवाइड किया है। और इसके अलावा जो आपने रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन लिया उसकी प्रोबेबिलिटी तो कम हो रही है। ठीक है, आप इसको ग्राफिकली भी बता सकते हैं। वो देखो स्टूडेंट्स कैसे, मैंने इस एक्सिस पे f ले लिया। f आपको बता रहा है कि आपने कितना फ्रैक्शन डेविएट किया मोस्ट प्रोबेबल से। यहां 0 होने का मतलब ये है कि इस पोजीशन पे हमने 50-50% पार्टिकल्स को डिवाइड किया है। और इस तरफ आप जा रहे हो तो मीन्स फर्स्ट बॉक्स में आपने 0.1 फ्रैक्शन बढ़ा दिया, 0.2 बढ़ा दिया, 0.3 बढ़ा दिया। इस तरफ जाने का मतलब है आप फर्स्ट बॉक्स में 0.1 कम कर रहे हो, 0.2 कम कर रहे हो, 0.3 कम कर रहे हो। अब आप खुद देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका ग्राफ अंदर की तरफ जा रहा है, मीन्स फ्रैक्शन 0 की तरफ जा रहा है। इट मीन्स एज n इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अदर देन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम डिक्रीज। इसीलिए हम कहते हैं कि जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपका सिस्टम 100% कौन से स्टेट में होगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेट में होगा।
अब ये चीज हमने मैथमेटिकली या डेरिवेशन से क्यों प्रूव की, मैं अब आपके साथ वो डिस्कशन करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। मान लो आपका कोई सिस्टम है, वो उसके पास 10 पॉसिबल स्टेट है, 1 2 3 इस टाइप से, मतलब ये सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब आपकी फिजिक्स इस स्टेट के बारे में बताती है, ठीक है, लेकिन सिस्टम कौन सी स्टेट में रहता है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। अब मान लो सिस्टम, आपकी फिजिक्स इस स्टेट के बारे में बता रही है, लेकिन आपका सिस्टम रहता इस स्टेट में, तो फिर क्या फायदा हुआ हमें उस अप्रोच को अप्लाई करने का। तो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन आपको ये चीज बताती है कि जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, उस टाइम पे सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन में ही रहता है। इसके अलावा कोई और डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देख रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर आ रही है। और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी इसी सिस्टम के बारे में बात करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर फिजिक्स इस स्टेट के बारे में बता रही है तो सिस्टम भी एक्चुअल में उसी स्टेट में रह रहा है, इसलिए यहां पे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स मीनिंगफुल हो जाती है, ठीक है। और यही इस डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस है। ये डेरिवेशन आपको क्या बता रही है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सिस्टम में इंक्रीज हो जाते हैं तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन में ही सिस्टम रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ 99.9% चांस यही है कि सिस्टम उसी स्टेट में रहता है, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी उसी स्टेट के बारे में बताती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब n की वैल्यू ज्यादा होती है तो आपकी फिजिक्स इनडायरेक्टली उसी स्टेट की बात कर रही है जिसमें सिस्टम एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। इस डेरिवेशन की ये इंपॉर्टेंस है। गॉट माई पॉइंट। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। इस डेरिवेशन को फुल फ्लैश अच्छे से कर लेना। इस डेरिवेशन के आने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं।